नमस्ते। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि नगर क्या है, नगर की विशेषताएं क्या हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि नगरीय समाज की समस्याएं क्या हैं। वैसे हम देखें तो नगरीय समाज की अनेक समस्याएं हैं। उनमें प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी है, बाल अपराध हैं, अपराध हैं, बहुत अधिक भीड़-भाड़ है, झुग्गी बस्ती हैं, शराबखोरी है, भिक्षावृत्ति है। इस तरह से बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का आज विश्लेषण करेंगे। उसमें पहली विशेषता आती है मकान और गंदी बस्तियां, यानी हाउसिंग एंड स्लम्स। शहर में मकान मिलना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं कि जो उद्योगपति होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं और जो ठेकेदार होते हैं, वे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ उनकी मकानों की ज़रूरतों से तालमेल बैठाने में असमर्थ रहे हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत के बड़े से बड़े नगरों में रहने वाली शहरी जनसंख्या का 1/4 और आधे के बीच का भाग झोंपड़पट्टियों में रहता है। लाखों लोगों को बहुत अधिक किराया देना पड़ता है, जो उनके साधनों से कहीं अधिक होता है। हमारी बहुत सारी लाभोन्मुख अर्थव्यवस्था में निजी भवन मालिक और कॉलोनी बसाने वाले लोग जो होते हैं, वो शहरों में गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मकान बनाने में कम लाभ देखते हैं। इसकी अपेक्षा वे धनी और उच्च मध्यम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने में अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वे उसमें अधिक लाभ देखते हैं। लगभग आधी जनसंख्या खराब मकानों में रहती है या किराए पर अपनी आय के 20% से अधिक देती है। हालांकि कुछ राज्यों में हाउसिंग बोर्ड, नगर विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा निगम ऐसी कुछ एजेंसियां हैं जो मकानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करती है। इस प्रकार शहरों में आज भी रोटी कपड़े के बाद सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो मकान की ही आती है। यदि हम केवल महानगरों को लेके देखें कि महानगरों में जैसे दिल्ली की कुल जनसंख्या का 44% भाग, मुंबई में 45% भाग, कलकत्ता में 42% भाग, चेन्नई में 39% भाग झोंपड़पट्टी में रहता है। और झोंपड़पट्टी में रहने के कारण गंदी बस्तियों की जो जीवन की दशाएं हैं, क्योंकि अधिक भीड़ भाड़ है, खराब वातावरण है, स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण की सेवाओं का अभाव है और मकानों का पुनर्रूपीकरण की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप जो बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा उनकी स्थिति अधिक खराब और दयनीय होती है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, भीड़ और नियमितीकरण। यानी भीड़ बहुत है और भीड़ के जो लोग हैं वो अन्य लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन हैं। यानी शहरी जीवन में पड़ोसियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कुछ घर तो इतने भीड़ भाड़ वाले होते हैं कि उनमें एक कमरे में 5 से 6 व्यक्ति तक रहते हैं। कुछ शहरी पड़ोस बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाले होते हैं और अधिक भीड़ के कारण विचलित व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है और बीमारियां फैलती हैं, मानसिक रोग होते हैं, शराबखोरी, सांप्रदायिक दंगों की स्थितियां पैदा होती हैं। घनी आबादी के कारण शहरी जीवन का एक और प्रभाव है कि लोगों की उदासीनता। शहर के लोग दूसरे को मामले में उलझना नहीं चाहते, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए,
कुछ उत्पीड़न का मामला हो तो या किसी की हत्या हो गई, तो वो किसी भी मामले में रुचि नहीं लेते, बस एक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भीड़ और नैतिककरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल आपूर्ति और जल निकास। जल आपूर्ति और जल निकास ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि भारत में पानी की समस्या अति गंभीर होती जा रही है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ अक्सर सूखा हो जाता है और सूखा होने के कारण पानी को लेकर विभिन्न राज्यों में विरोध होता रहता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के 1/3 हिस्सा जो पानी से ढका है, फिर भी लोग प्यासे हैं। भारत जो 21वीं शताब्दी में पहुंच चुका है, न्यूक्लियर पावर के रूप में उसने अपने आप को विश्व स्तर पर रखा है। लेकिन हैरान की बात यह है कि लोगों के बहुत बड़े भाग को इस देश में पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये समस्या जो है वो हमारे द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि अधिकांश नदियाँ रासायनिक और औद्योगिक जो मल निस्त्राव है उससे प्रदूषित हो गई हैं। जमीन के पानी का प्रदूषण, पानी के साधनों का कुप्रबंधन और अपर्याप्त कानून और वर्तमान कानून का दोषपूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना भारत में सबसे अधिक पानी की कमी का कारण माना गया है। आज भी हम देखें तो आधे से अधिक भारत में पर्याप्त और शुद्ध पानी की समस्या है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जल समस्या की दूसरी तरफ हम बात करें तो जल निष्कासन में की स्थिति भी बहुत खराब पाते हैं, क्योंकि भारत के विषय में हम देखते हैं कि लोगों को कम जानकारी है कि किस तरह से पानी का निष्कासन करें। यहाँ एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है या एक भी ऐसा शहर नहीं है जो पूर्ण रूपेण विकसित मल प्रवाह प्रणाली रखता हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जल निष्कासन प्रणाली के न होने से गर्मी के महीनों में ठहरे हुए पानी में बड़े तालाब देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार हमें राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें राष्ट्रीय व क्षेत्रीय गंदगी के निष्क्रमण नीति की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं परिवहन और यातायात। परिवहन और यातायात भारत के सभी शहरों में असंतोषजनक है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, अधिकतर लोग बस और टेम्पो का प्रयोग करते हैं, जबकि कम लोग रेल का प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए। स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, मोपेडों और कारों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि यातायात की समस्या और अधिक खराब हो गई है। और इसके कारण धुएं के साथ साथ हवा भी दूषित होती जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। साथ ही हम ये देखें कि जैसे जो बसेस चलती हैं महानगरों में, वो पर्याप्त नहीं होती। रोज़ के जो लोग बस से यात्रा करते हैं उन्हें 2-3 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जिसका मतलब हुआ कि वो जो अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंचने के लिए 2-3 घंटे से पहले अपने घर से निकलते हैं और शाम को भी 2 घंटा लेट अपने घर पे पहुंचते हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था का प्रमुख कारण यही है कि बसों में यात्रा करने वाले लोग जो हैं कम आमदनी से और सस्ते रिहायशी क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं, जिसके लिए उन्हें लंबी यात्रा की आवश्यकता पड़ती है। और शहर में रहने वाले लोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महंगे किराए को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए नगर बस सेवा के कम किराए रखे जाते हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती और उनके विकास और रखरखाव में भी बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा की कमी, पावर शॉर्टेज, यानी बिजली की समस्या आवागमन की समस्या के समान ही दूसरी समस्या है कि शहरों में
उपयोग बहुत बढ़ गया है। दूसरी ओर नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार, सब कुछ बिजली पर ही निर्भर है। और अधिकतर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर बिजली उत्पादन नहीं कर पाते तो उन्हें पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर दो राज्यों के बीच बिजली को लेके कुछ विवाद हो गया तो उसका गंभीर संकट शहरों के लोगों पर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैनिटेशन, सफाई। कि भारतीय शहरों में नगर पालिकाएँ हैं, कॉरपोरेशन है, लेकिन इतने कुव्यवस्था से घिरे हैं कि उन्हें अन्य सब कार्यों में तो रुचि है, परंतु सफाई में, विशेष रूप से कूड़ा हटाने, नालियों की सफाई और सीवरों में रुकावटों के साफ करने में कोई रुचि नहीं है। सफाई कर्मचारी जो उन्हें काम दिया गया है वो बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं और कुछ महीने बाद ही वेतन बढ़ाने की बात करते हैं और हड़ताल पे जाने की धमकी देते हैं। कचरा उठाने वाले वाहन क्षमता से 1/3 या आधा काम उठाते हैं। जब कचरा हटाने का ये काम निजी ठेकेदारों को दे दिया जाता है तो वे भुगतान न होने की शिकायत करते हैं और थोड़े से माने मात्र से ही काम रोक देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शहरों की सफाई का प्रबंध करने की प्रेरणा का यहाँ पूर्ण अभाव है। भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में अवैध गंदी बस्तियाँ हैं और गंदी बस्तियों के विस्तार से और लोगों की सफाई के प्रति कम समझदारी से के कारण गंदगी के ढेरों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यदि शहर में सफाई और सीवर व्यवस्था की उपेक्षा नहीं करके आगामी वर्षों में अगर हम अच्छी से सफाई की बात करें तो हमारी मूल संरचना और भूमि प्रयोग नियोजन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, देखते हैं हम प्रदूषण। हमारे शहर व कस्बे के वातावरण के मुख्य प्रदूषक हैं शहर जिनसे संपूर्ण मल निष्क्रमण और लगभग 40 से 60% औद्योगिक सड़े पदार्थों का बहाव बिना शुद्ध किए हुए उन्हें नदियों में बहा दिया जाता है। छोटे से छोटा कस्बा हो अपनी खुली नालियों के द्वारा गंदगी निकट बहने वाले नाले में या नदी में बहा देता है और जो शहरी उद्योग है उसकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो धुआं भी वातावरण को प्रदूषित करता है। दिल्ली आज हम देखें कि वायु की गुणवत्ता इस प्रकार है कि दिल्ली जो है वो विश्व के 4 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की कतार में खड़ा है और प्रदूषण के कारण ही हमारे शरीर में अनेक बीमारियां घर कर गई हैं, क्योंकि ये प्रदूषण वायु, जल और भोजन के माध्यम से हमारे पास वापस आता है और हमारे शरीर में प्रवेश करके कैंसर, प्रतिरोध विहीन अवस्थाएं, हार्मोन प्रणाली संबंधित रोगों को दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं नगरीय समस्याओं के कारण क्या हैं। यानी पहले हमने देखी कि समस्याएं क्या हैं, अब हम देखेंगे कि इन समस्याओं के कारण क्या हैं। तो हम देखते हैं कि समस्याओं का मूल कारण है, सबसे पहला है पलायन यानी प्रव्रजन या माइग्रेशन। क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि गांवों से शहरों में, शहरों से गांवों में पलायन होता रहता है। गरीब ग्रामीणों का शहरों में प्रवेश इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपना रोज़ी रोज़गार चाहिए और आज धनी लोग उपनगरीय क्षेत्रों में रहना पसंद कर रहे हैं। तो धनी लोगों की यह गतिशीलता शहरों की में वित्तीय हानि पहुंचाती है। वहीं शहरों की ओर तथा शहरों से बाहर की ओर पलायन समस्याओं को अधिक गंभीर बना दिया है। उसके बाद हम देखते हैं औद्योगिक विकास कि भारत में जहाँ शहरी जनसंख्या का 4% है, वहीं औद्योगिक विकास 6% वार्षिक है। अगर हम देखें तो इस वृद्धि में शहरों में अतिरिक्त रोजगार आवश्यकता की अपेक्षा रहती है और
अपने क्षेत्रों में जो लोग आते हैं उन्हें शरण प्रदान करता है, ताकि उन्हें उनकी आमदनी निम्न स्तरीय ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरकारी उदासीनता, यानी जो गवर्नमेंट है वो मुख्य रूप से इन सब की उत्तरदायी है, क्योंकि जिसमें नगरवासी रहते हैं वे ये देखते हैं कि म्युनिसिपल प्रशासन नगरीय विकास के साथ साथ नहीं चलता, ना तो स्थान की दृष्टि से और ना मूल ढांचे के प्रबंधन में। भविष्य के लिए जो भी योजना बनाने की क्षमता ही ना हो, ना इच्छा हो, तो जो कुछ विद्यमान है उसका प्रबंध करने की भी ना कुशलता और ना सामर्थ्य है। जब तक हम शहरों का प्रबंध और क्षमता को सुधार नहीं करेंगे, तब तक शहरी अव्यवस्था से छुटकारा नहीं पा सकते। नेक्स्ट है दोषपूर्ण नगरीय नियोजन, यानी जो नगरीय सेवाओं के मानक हैं वे सामान्यतः गिरावट के एक चौंकाने वाला कारण यह है कि हमारी योजना बनाने वाले तथा प्रशासकों में असहाय होने की भावना का उदय हो गया है। योजना आयोग से नीचे की ओर देखने पर पता चलता है कि लोगों में महानगरीय जनसंख्या अनियमित वृद्धि के प्रति भाग्यवादी स्वीकृति को मान्यता प्राप्त है। वास्तव में नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य ने यह भाव व्यक्त किए थे कि हमारे देश में नगरों के सुनियोजित विकास के लिए बहुत कम प्रयत्न किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वार्थी शक्तियाँ। शहरी समस्याओं का जो अंतिम कारण है वो है स्वार्थी शक्तियाँ, यानी जो लोगों के विरुद्ध काम करती हैं। अपने निजी हितों को या अपने को लाभ देने के लिए नगरवासी आमतौर पर उन निर्णयों को प्रभावित करने में शक्तिहीन होते हैं जो अभिजात वर्ग के लोग अपने हितों और शक्ति को लाभ बढ़ाने के लिए लेते हैं। इस बात का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि उनके निर्णयों से कितनी लोगों को चोट पहुंचती है। इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीय समाज की ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के ये कारण हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शहरी समस्याओं के समाधान क्या हैं। धन्यवाद।